अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब कल नशर हुआ रात गए, जो कि जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की उससे उन्होंने किया और ये खिताब वर्चुअल था बहरहाल, लेकिन एक बड़ा अच्छा जामे खिताब था जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। कोरोना, मौसमियाती तब्दीलियाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, इस्लामोफोबिया, कश्मीर और फिर बात होते होते पहुंच गई अफगानिस्तान तक। पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान की पोजीशन को क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की और इसके साथ साथ कुछ डिमांड्स भी रखी यूएन के सामने। बात यह कि जो उनकी स्पीच है उसके हवाले से अब दो मुख्तलिफ बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि स्पीच तो अच्छी थी लेकिन पहले भी स्पीच ऐसी ही अच्छी थी, उनके क्या नताइज निकल आए जो अब निकल आएंगे। और दूसरी एक राय ये भी पाई जाती है कि जनाब अगर कोई नताइज उस तरीके से हमारे जो हैं हम चाहते हैं वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे तो क्या मुकदमा ही लड़ना छोड़ दें? क्या क्या पाकिस्तान अमली तौर पर भी कर सकता है, इस हवाले से ये भी बड़ा ज़रूरी है। इस स्पीच का क्या इम्पैक्ट है और कैसी रही ये स्पीच, इसके हवाले से आज ख़ास तौर पर जायज़ा लेंगे। और आगे आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है, जो पॉलिसीज़ हैं, उसके हवाले से तयन हो पा रहा है या नहीं, इसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी प्रोग्राम के लिए, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आप भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनरल साहब, आपकी इजाज़त से पहले मैं ज़रा एक शॉर्ट कमेंट हिलाली साहब और इमरान साहब का भी ले लूँ और फिर आपकी तरफ आऊँगी मैं डिटेल में, फिर हम सब आपसे ताबड़तोड़ सवालात करेंगे। पहले इमरान साहब की तरफ आते। इमरान साहब, कैसी लगी आपको स्पीच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्पीच जो है, हर बंदा जब स्पीच करता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने तई वो अच्छी बातें करे और ऐसी बातें करे जिससे दुनिया को मुतासिर कर सके। लेकिन कल की अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर को की ख़ास तौर पे बात करूं तो मुझे उसमें कोई नई बात इस तरह से नज़र नहीं आई कि शायद उनके पास कोई नई बात कहने को थी भी नहीं। उन्होंने वही बातें जो काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं वो सारी बातें की हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या इन बातों का असर भी होगा, क्योंकि उन्होंने 4, 5, 6 मौज़ूआत जिनको कल उन्होंने किया तो देखें उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात, बल्कि नई जंग ना हो जाए, उन्होंने दुनिया की इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि आप देखें कहीं नई एक जंग का सामना ना हो। फिर उसके अलावा उन्होंने कोरोना से जब आगाज़ किया तो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेते लेते इस्लामोफोबिया पे भी बात की, माहौलियाती तब्दीलियों पे भी बात की। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उनके पर्सनल एजेंडे हैं सियासी तौर पे, उस पे उन्होंने अपने तकरीर में वो सारी चीज़ें शामिल की। सियासी एजेंडा जो उनका है यहाँ, और अपने वोटर को भी खुश करने की कोशिश की कि वो उनका वोटर जो बातें सुनकर खुश होता है उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। तो इस लिहाज से तो उनकी तकरीर जो है वो कहा जा सकता है कि एक इस लिहाज से अच्छी तकरीर थी कि उन्होंने अपने वोटर को भी खुश किया और अपना एजेंडा भी वहाँ पे बयान किया। हो गया। हिलाली साहब, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा सही अंदाज से लड़ा? मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही अच्छा स्पीच था। मैं सर्व किया हूँ यूएन में, काफ़ी स्पीचेस सुना हूँ, मगर जिधर तक पाकिस्तान का हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस कोई पाकिस्तानी लीडर ने जो दिया हो। और उसमें खूबी 2-3 रीजंस के लिए थी। एक वो था कि जब वो अफगानिस्तान की मिसाल के तौर पे बात कर रहे थे, ही वॉज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। वो लगता ये उनकी दिल की आवाज़ थी और बहुत ही उस लिहाज से बहुत ही कन्विंसिंग था। जब उन्होंने कश्मीर पे भी आए, वो भी उन्होंने सब पॉइंट्स को टच किया, राइट पॉइंट्स को टच किया, और कुछ लम्हे के लिए उन्होंने अपने दिल से भी बोला। काश के सिर्फ मूडी को और अपने दिल से कुछ और गालियां देते तो मैं ज्यादा खुश होता। बहरहाल इन्होंने ही स्पोक वेल और हर लिहाज से इट वाज अ बैलेंस स्पीच। मगर अगला स्पीच जो वो जाने देंगे नेक्स्ट ईयर, मैं कहूंगा कि आप कभी टेक्स्ट और कभी दिल वो ना करें, पूरा दिल की बातें करें, दिल से बोलें। इसलिए लग रहा था कि कुछ वो पढ़ रहे थे और कुछ तो था वो अपनी दिल की आवाज थी। वेरी राइट। और जो हमने फर्स्ट स्पीच देखी थी वो हमने देखा था, उन्होंने चूंकि वहां पे बराह रास्त खुद फिजिकली मौजूद थे तो उस वक्त उनके जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, पूरा जो उनके एक्सप्रेशंस थे वो पूरी तरह उनके साथ दे रहे थे। और जाहिर है ये एक वर्चुअल उनकी स्पीच थी तो उससे फ़र्क तो पड़ा है।
लेकिन जनरल साहब की राय भी जानते हैं। जनरल साहब, आपके ख्याल से स्पीच में और क्या बेहतर हो सकता था? क्या कोई ऐसे टॉपिक्स थे जो इस स्पीच का हिस्सा हो सकते थे, या कोई ऐसे टॉपिक थे जो स्पीच में ना शामिल किए जाते तो बेहतर होता? देखिए, जितने भी करंट इश्यूज जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है और पाकिस्तान बातचीतों के बारे में फिक्रमंद है, वो सारे इस्लामफोबिया, ठीक है, पहले भी बहुत उन्होंने बात की थी, मनी लॉन्ड्रिंग में पहले भी बात की थी, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और ये करते रहना चाहिए ताकि दुनिया को याद दहानी होती रहे कि हम इस चीज को भूले नहीं। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में नए हालात वहां पे बिल्कुल जन्म ले चुके हैं, नई बात की उन्होंने जो आज के हालात के मुताबिक थी। इसी तरह कश्मीर के बारे में जो वहाँ सैयद अली शाह गिलानी के मामले में, और फिर इस्लामफोबिया जो लिंक की मुसलमानों के लिए मुश्किल, ये सारी वो चीजें हैं जो आज के हालात के मुताबिक हैं, ये कोई पुरानी बातें नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़े इफेक्टिव तरीके से और बगैर किसी चीज को में लपेटे उन्होंने खुली बात की और वाज़ेह पैगाम दिया। इसमें अगर आप ये सोचें कि इसका हम हमेशा बात करते हैं कि जी पिछली दफा भी तकरीर हुई तो क्या नतीजा निकला, आपने बड़ी बात की जो शुरू में आपने कि मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, नताइज बाद में आ सकते हैं, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए या 10 साल बाद आ जाए, लेकिन ये नहीं कि हम अपना मुकदमा लड़ना छोड़ दें। बात करनी तो चाहिए, और उन्होंने बात की, बड़े एम्फेटिकली बात की, और मैं समझता हूं कि इसका हरगिज ये नहीं मतलब लेना चाहिए कि इसके नताइज आपको आज मिल जाएंगे या कल, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में जो कुछ था वो खित्ते के हमारे तमाम जो मुल्क उनके साथ अफगानिस्तान। ठीक, जनरल साहब आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन भी है, हम कोशिश करते हैं इसको भी फिक्स कर लें। मीनवाइल थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ डिस्कशन को। ये तो हमारा एक ओवरऑल एनालिसिस हो गया, लेकिन जो 2-3 मेन चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, उस पर मैं ज़रूर डिटेल में भी बात करना चाहूँगी। इमरान साहब, इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि एक इंटरनेशनल डायलॉग जो है उसका इनेकाद किया जाए। आप समझते हैं इससे ये जो इस्लामोफोबिया का एक फिनोमेना है उसको डील करने में मदद मिल सकती है? एक अच्छी तजवीज़ है, काबिल अमल है? मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ है और बिल्कुल काबिल अमल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप दुनिया को जितना इससे आगाह करेंगे, इस मौजू पे जितनी खुल के बात की जाएगी, जितनी डिस्कशंस होंगी, और जिस तरह से आप इस पे वेस्ट को ख़ास तौर पे इन्वॉल्व करेंगे, तो उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। उस वक्त तक कभी भी कोई मसला हल नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई डिबेट ना हो। तो ये एक अच्छी तजवीज़ है, इस पे होना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो सकता है क्या वर्ल्ड के लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए वो इस तरह से कुछ स्पेशल एहतमाम करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को खुद इनिशिएट करना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसकी मेज़बानी करनी चाहिए, और उनको ये करना चाहिए। उस पर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद लें, वर्ल्ड बैंक से लें, यूनाइटेड नेशन के पास जाएं, यूरोपीय यूनियन के पास जाएं, और वो सबसे मिलके खुद इसको लीड करें। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके सियासी कद में भी इजाफा होगा और इससे बेहतरी भी आएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ इस बात को कह दिया कि अच्छा कि वो लोग करें, यूनाइटेड नेशन उसको करें, क्या जरूरत पड़ी है, वो उस तरह से नहीं काम करेंगे। लेकिन अगर ये खुद इनिशिएट करते हैं, इसको लीड करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ हो सकती है। और यूनाइटेड नेशन में जो हमारी एक करारदाद पड़ी हुई है उसका क्या हाल है? अभी तक तो वो ही नहीं उनसे इम्प्लीमेंट हो पाई, तो और क्या उन्होंने करना है। लेकिन कश्मीर पे आते हुए मैं एक रिएक्शन ज़रूर दिखाना चाहूँगी। मिसाल मलिक साहिबा ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है उस पर खुशी का इजहार किया है, कहा है कि अच्छी स्पीच थी, कश्मीर के हवाले से अच्छी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने साथ ही कुछ बात भी की है कि इंडिया के हवाले से क्या डिमांड्स उन्होंने की। क्या वाकई ये सब कुछ किया जा सकता है? जनरल साहब, आपका इस पे क्या कमेंट है कि कश्मीर के हवाले से अच्छी तरह से हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या वर्ल्ड में एक रियलाइजेशन इस हवाले से हो सकती है और उसके ऊपर फिर इतने एक्सट्रीम तक ये मुमालिक जा सकते हैं कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दें, और जिस तरह से मिसाल मलिक साहिबा ने कहा? देखिए, रियलाइजेशन तो है। आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने 2 साल लगातार रिपोर्ट्स इशू की हैं, उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए जो जाके कश्मीर के हालात को देख के आए। ह्यूमन राइट्स का एक इशू है जिसमें पूरी दुनिया इस चीज के लिए सेंसिटाइज हो जाती है। वो इसको कहते हैं कि
ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो, लेकिन बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना, जब आप एक फैसला तो दे दिया आपके ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कि वहां पे जाए तो नहीं जाना, तो ये कोई आम छोटा मुल्क अगर ऐसी बात करे तो उसका एक जनरल साहब आपकी आवाज़ में कंटिन्यूसली डिस्टॉर्शन है, हम फिर कोशिश करते हैं इसको फिर कि मैं हिलाली साहब का इसी पर आर्गुमेंट ले लूँ। हाँ हिलाली साहब, आपका क्या तज्जिया है कश्मीर के हवाले से जो प्रेजेंट किया पाकिस्तान का मुकदमा, वो भी, और फिर क्या वाकई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जैसे विशाल मलिक साहिबा कह रही थी? पहले बात तो यह है कि मैं रिफर करना चाहता हूं, जो आपने मुझे नहीं पूछा, दूसरे दो से पूछ ला, इस्लामिक फोबिया के बारे में। श्योर। देखिए, ये तो इस्लामिक फोबिया ये तो क्रूसेड्स के जमाने से शुरू हुआ है। सलादीन भी उनके खिलाफ लड़ रहा था। रिचर्ड द लायन हार्ट जाके पैलेस्टाइन में क्रूसेड जो था वो क्या था? वो इस्लामोफोबिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये कहना कि कॉन्फ्रेंस करें इस्लामोफोबिया को, वेस्ट में इन सबको पता है कि ये क्यों इस्लाम से इनकी नफरत है और क्या हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है, मगर उन्होंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस इस्लामोफोबिया पे नहीं किया। और इस्लामोफोबिया की कॉन्फ्रेंस आना चाहिए हिंदुस्तान में, जिधर 200 मिलियन मुसलमान हैं। क्यों वो नफरत करते हैं इन मुसलमानों को साथ? हमें पता है क्यों करते हैं, बट लेट देम डिस्कस इट। चलिए, वो तो एक बात। अब आप आ जाएं कश्मीर के बारे में। आपने कश्मीर के बारे में देखिए, आप पूछ रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं। ये फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन के तहत ये एक वो क्राइम है भाई। आप जाके मर्डर और रेप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेसिंग पीपल, आप रेप और मर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ वॉर क्राइम। कोई किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको जो वजूद में आया है, पता नहीं क्यों, इसलिए कि वो वजूद में तो आ गया है, मगर वो कहता है कि अगर आप हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं रिकॉग्नाइज करते तो आने की जरूरत नहीं है। तो जो मुल्क करते हैं, इंडिया नहीं करता है। इंडिया अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं रिकॉग्नाइज करता है। तो देखिए, ये मेरे ख्याल में कि लेकिन लाली साहब, कुलभूषण का वहां पे केस कैसे चल रहा है? अगर वो नहीं रिकॉग्नाइज करता था फिर तो कुलभूषण का केस कैसे चल रहा है? मतलब ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए हम गए, हमें जाने की जरूरत नहीं थी, मगर हम गए और सब ठीक किया जो हम गए। तो फिर हम इस मामले में क्यों नहीं जा सकते? You can, of course you can. आप कहें कि हम जाएंगे और हमारे जो मिलिट्री है which will be susceptible to the law, बिल्कुल आप डिक्लेयर करें और चले जाएं। और अगर आपने पहले से ही डिक्लेयर किया है, मुझे नहीं पता, वेरी गुड, मगर हिंदुस्तान नहीं आएगा। वो कहेगा कि हमने तो इसको एक्सक्लूड कर दिया इनका जुरिस्डिक्शन। देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं, मगर ये आपने जो कहा कि एक और सवाल आपने शायद पूछा था इसी कनेक्शन में, आई डोंट नो क्या था वो। मैंने वो विशाल मलिक साहिबा का कॉन्टेक्स्ट में बात पूछी थी कि वो ये कह रही थी कि सेक्शंस लगा दी जाए इंडिया पर, और साथ में उन्होंने कहा कि मेंबरशिप उनकी ली जा सकती है। चलिए, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं मानता, जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं मानता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का तो मेंबर है ना, तो वो क्या उस यूएन अपना असर्ट नहीं कर सकती अथॉरिटी? यस, अमेरिका सैंक्शंस लगाएगी तालिबान पे। अगर तालिबान ने विमेन्स राइट्स नहीं दिया, आप उनसे पूछें, अगर विमेन्स राइट्स, गर्ल्स राइट्स नहीं दिया तो वो जाएंगे। और ये जो दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने इनको कहा है हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स, और तालिबान ने भी एक्सेप्ट किया है, तो दे विल इम्पोज सैंक्शंस, एटलीस्ट दे विल ट्राई, बिल्कुल करेंगे। तालिबान को करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। ठीक है। असल में ना समीना, थोड़ी सी एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा। यहाँ दुनिया में अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट का कानून है और कैपिटलिज्म चलता है। अब वो देखते ही हैं कि इंडिया से उनको क्या फ़ायदा। देखें, इंडिया से अगर उनका बिजनेस है, उनकी ट्रेड है, उनकी एक मार्केट है, तो उसको फिर सपोर्ट करेंगे हमेशा। लिहाजा ये जो है ना, यहाँ पे आप ये भूल जाएं, दोगली पॉलिसी है। दोगली नहीं, आप इसको चोगली पॉलिसी के। जितनी देर तक आप खुद
अपने लिए नहीं लड़ेंगे उतनी देर तक दुनिया इस पे कभी भी कुछ नहीं करेगी। एक मुनाफिकत है। और इस पे मुझे ये भी याद आ रहा है, जो आपने बात की उससे मुझे याद आया कि जब लोग इक़्तिदार में आते हैं तो उनके फिर प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल जाती हैं। जब ऑपोजिशन में होते हैं इक़्तिदार से पहले तो उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल जाती हैं। तो वो कह रही थी कि हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं, तन्हा नहीं है कश्मीर, और मैं नज़र रखूँगी आगे भी, ये वो। लेकिन अब वो सब बातें कहाँ गई इमरान साहब? वो सब बातें जो है ना, बस वो बातें थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें ना, इंडिया उनका एलाई है, वो क्यों कश्मीरियों के लिए बात करेंगे? उन्होंने वो ठेका थोड़ा लिया है। बात ये है कि वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे ना, वो उस तरह से उन्होंने कोई ठेका लिया है। वो अपनी बात पे अपने फ़ायदे को देखते हैं। उन्हें ये फ़ायदा लगता है कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख के और दूसरा इलाके में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दे के, असल में इंडिया इस वक्त डरा हुआ है चीन से, अमेरिका। अमेरिका किसी तौर पे ये नहीं चाहता कि चीन उसको रिप्लेस करे एज सुपर पावर, लिहाजा वो इंडिया के साथ अपना ताल्लुक मजीद बेहतर कर रहे हैं ताकि खित्ते में उनका कोई ना कोई कंट्रोल किसी तरह से रहे। मैं नहीं समझता कि अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में किसी तौर भी कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे इंडिया नाराज हो। ठीक है हिलाल साहब, मैं आपका भी पॉइंट लेती हूँ। मैं ज़रा जनरल साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेना चाहूँगी। जनरल साहब, जो हम बात करें कश्मीर इशू के हवाले से, यानी हम रियलाइज़ भी करवा रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, पहले की निस्बत हम देख रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स भी आ गए, कुछ रिपोर्ट्स भी आ गई, कुछ किसी ने सरसरी सी बात भी कर दी, लेकिन अगेन उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया अभी तक, जो कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए था। देखिए, कश्मीर के मामले में अक़वाम आलम ने एक बड़ा आसान सा नुस्खा रखा हुआ है, और वो यही है कि जी वो दोनों साइड्स को अपील करेंगे कि आप बैठ जाएं, बातचीत करें मिलके। जो ना हुई ना ही वो कभी नतीजा खेज होगी। लेकिन ये उस शिमला माहदे के बाद से ये एक सिलसिला चल निकला, जो कि मैं समझता हूँ अक़वाम आलम को कम से कम एक एग्जिट मिल गया, उनको इस मसले से जान छुड़ाने का एक रास्ता मिल चुका है। लिहाजा वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि जी हम चाहते हैं कि ये दो तरफा मामला है, दो तरफा मामला हल करें, बैठ जाएं बातचीत से। बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मौजूद हैं और एप्लीकेबल हैं, तो ये एक अलमिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि दुनिया के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हम 72 साल से ये मसला लेके चल रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। ना हम भूलेंगे ना कश्मीरी भूलेंगे इस बात को, और चलेगा ये। लेकिन आप देखिए कि अभी जैसे इमरान बात कर रहे थे कि अमेरिका ने भारत को इत्तेहादी बनाया हुआ है और उसको जरूरत है चाइना के अगेंस्ट, ये तिलिस्म भी टूटता जा रहा है। जो अब हालत अभी जो हालात हैं, वो अमेरिका भारत के ऊपर वो उस तरह एतमाद नहीं कर रहा जिस तरह के पहले वो सोच रहा था कि इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत समझता है कि उसकी सरहद मिलती है चाइना से, और अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ भारत का होगा, बाकी तो सारे जिस तरह अफगानिस्तान से निकल के चले गए वो भी इधर उधर जा बैठेंगे। तो भारत इस मामले में अपना बचा कर रहा है। दूसरी तरफ यह है कि भारत ने 2 कश्तियों में पांव रखा हुआ है। S-400 खरीदा उन्होंने रशिया से। रशिया के साथ वो अपने ताल्लुकात को कमजोर नहीं करना चाहते, और अमेरिका के कहने के बावजूद ये डील उन्होंने खत्म नहीं किया। अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाई, लेकिन अमेरिका खुश नहीं है इस बात पे। अमेरिका को इस चीज का वक्त के साथ साथ एहसास हो रहा है कि ये मुल्क जो है ये उनके रास्ते पे नहीं आ रहा। अब भारत यानी बड़ी चालाकी से दोनों को इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह अमेरिका चाहता है कि वो सॉफ्ट रिसोर्सेज के साथ खड़ा हो, वो नहीं हो रहा। ज्यादा आपने देखा कि एक नया सिक्योरिटी पैक्ट हो गया वहां पे, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया को शामिल किया है, और ऑस्ट्रेलिया को इक्विप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करना चाहेंगे चाइना के अगेंस्ट अपनी सपोर्ट के साथ, यानी बरतानिया। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें फ्रांस को शामिल करें, लेकिन हो सकता है कि कुछ और ममालिक। जनरल साहब, बात वही है कि वो अपने तौर पे जो मर्जी अपने लिए चाइना के अगेंस्ट करते फिर रहे हों, लेकिन द थिंग इज कि वो अगर इंडिया के साथ हों या इंडिया के साथ ना भी हों, क्या वो कश्मीर के लिए कुछ करेंगे या नहीं, ये एक बेसिक हमारा क्वेश्चन है। बात ये है कि कश्मीर का तो हमेशा से, जब अमेरिका हमारा इत्तेहादी था उसको कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो यही कुछ था। तो उधर से हमें कोई ये चीज हमें कश्मीरियों को, और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे चंद एक हमायती इसमें मौजूद हैं, वो लोग ये आवाज उठाते रहेंगे, जैसे टर्की, मलेशिया वगैरह,
और तो आप देख रहे हैं इसकी तारीख मौजूद है 72 साल की, और तो कुछ नहीं हुआ किसी ने भी। ज्यादा हम होपफुल नहीं हो सकते इस हवाले से। ठीक है जैन साहब, आप साथ रहिएगा, मुझे अफगानिस्तान के इशू पे भी डिटेल में आपसे बाद में बात करनी है, लेकिन हिलाली साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैं दो चीज़ें जल्दी कहना चाहता हूं। पहले तो ये जो इमरान खान ने अपने तकरीर में कहा था कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट, ये तीन इंटरेस्ट हैं जो प्रिवेल, और इसलिए अमेरिका कुछ नहीं कहेगा और कभी भी नहीं कहेगा। मैं जनरल साहब, मैं समझता हूं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ये अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों अमेरिका कुछ नहीं कहेगा और क्यों अब तक जब नहीं कहा है वो नहीं करेगा। एक लफ्ज इस्तेमाल किया था इमरान खान, और वो लफ्ज था फाइनल सोल्यूशन। इंडिया इज लुकिंग फॉर ए फाइनल सोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है ये लफ्ज फाइनल सोल्यूशन कब इस्तेमाल हुआ था? पहले यहूदियों के खिलाफ हिटलर से इस्तेमाल हुआ था। ठीक। और वो यहूदियों को वो अपने लोगों को कह रहा था कि यहूदी जो है ये हमारे रोड ब्लॉक है प्रोग्रेस, इनको मैं खत्म करूंगा, माने मैं इनको फिजिकली एलिमिनेट करूंगा। और जैसे आपको पता है 6 मिलियन यहूदियों को उन्होंने नाज़ियों ने खत्म किया। ये फाइनल सोल्यूशन फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई इस्तेमाल किया है। अब अमेरिका को इस बात पे, दूसरी बात पे, डेमोग्राफिक चेंज जो मूडी करवा रहा है, जो उसके लॉज पास किया है, उसके लिए क्यों नहीं अमेरिका, जो इतना यहूदी का चैंपियन बनता है, जो इतने ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बैठता है, क्या मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? ये काफी प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? सही है। किस किस्म के लोग हैं ये अमेरिकन? बस ये ऐसे ही लोग हैं लारी साहब। इसलिए अगर होता तो ये कभी नहीं होता। वेरी राइट। और उसका आंसर आप पहले ही कर चुके हैं कि क्यों नहीं होगा। जाहिर है प्रायोरिटीज डिफरेंट है, हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा है। एक छोटा सा नाज़रीन वापस आते हैं तो अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक जो स्पीच में बात हुई और उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की उसमें अफगानिस्तान के हवाले से भी खासी बात की उन्होंने, और अच्छा खासा स्पीच का जो हिस्सा था वो इसके हवाले से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उसकी भी बात की और साथ ही साथ पाकिस्तान की पोजीशन को क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की और आगे अब क्या होना चाहिए उसके हवाले से भी बात की। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलिवेंट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी इवन अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता और उसकी जो वहाँ पे कंसर्न्स हैं उस पर होने चाहिए। तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, बात करते हैं इस हवाले से। जनरल साहब, पहले आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूँगी इस हवाले से। अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टाइम भी दिया और उसमें फिर उन्होंने उनकी एक जो स्टेटेड पोजीशन है जो कि कई सालों पर मुहित है उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया। आप लगता है कि जो पाकिस्तान की एक पोजीशन हमेशा सस्पिशियस कर दी जाती है अफगानिस्तान को लेकर के, उस मामले में पाकिस्तान को जो क्लैरिफाई करने की कोशिश की वो एक कामयाब कोशिश थी? बिल्कुल जी, ये दो इसके पहलू थे। एक तो यही कि जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, पाकिस्तान हालांकि 2006-2007 से लगातार अमेरिका को ये मशवरा दे रहा है कि ये इसका फौजी हल नहीं है, आप इसके लिए मुज़ाकरात की तरफ जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और फिर आके बिलाखिर वही तो आज तो साबित हो चुका कि हल यही था जो आज अमेरिका ने किया है। फिर यह है कि अमेरिका वैसे भी जब उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात किए और तालिबान से गारंटी मांगी कि आइंदा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के लिए, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि उन्होंने तालिबान को आइंदा के लिए हुक्मरान मान लिया हुआ था। गारंटी तो उसी से ली जाती है जिसने आइंदा हुक्मरानी करनी हो वहां पे। तो फिर उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्यों इल्जाम तराशी करें? सो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि एक वजाहत जरूरी थी और एम्फेटिकली वजाहत भी दे दी और बताया गया कि ये जो आज सूरत हाल वहां पे है और जिस तरह तालिबान वहां पहुंचे हैं और जो आपने फौज तैयार की थी उनकी 3 लाख और जिसके बारे में बड़ी बातचीत थी, उसको हमने तो नहीं कहा था कि वो हथियार फेंक दे और मुकाबला न करे, या ये कि मुज़ाकरात और जो गारंटियां मांगी थी वो अमेरिका ने मांगी थी, तालिबान से मुज़ाकरात किए थे।
हमारी रिकमेंडेशन ये जरूर थी, लेकिन जो मुज़ाकरात का नतीजा हुआ उसमें पाकिस्तान तो शामिल नहीं, ये खुद करते रहे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को इल्जाम जो देना वो लोग हैं जो या तो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ हैं अमेरिका में भी, या ये कि वो वही स्केपगोट ढूंढना कि किसी न किसी के कंधे पे रखें। तो वो अमेरिका में भी कई आवाजें उनके खिलाफ उठ रही हैं कि ये पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। और वैसे भी इससे वो तो खुद बच नहीं सकते, जो उनकी नाकामी हिस्से में आई है वो तो उनको फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल उनको फेस करनी पड़ेगी और वो जिम्मेदार हैं इसके। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान का स्टेबल करना बड़ा जरूरी है, और उसमें ये जो हम बार बार कहते हैं वो हमें तो इस वजह से इसकी जरूरत है कि हम हमसाया हैं, नेक्स्ट डोर सबसे ज्यादा नुकसान हमें पहुंचता है अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी का। लेकिन ये है कि अगर वहां पे एक इंसानी अलमिया जन्म देता है जिसके नतीजे में भूख अफलास और लोग मरना शुरू होते हैं, तो वो इस तरह तो ये नहीं चलेगा काम, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि फिर ड्रग पेडलिंग शुरू हो जाती है, पॉपी ग्रोइंग का काम शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया में वो फैलाते फिरेंगे। फिर वेपन्स बेतहाशा वहां पे मौजूद है, गन रनिंग शुरू हो जाएगी, टेररिज्म शुरू हो जाएगा। तो दुनिया फिर अगर इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाए और 20 साल का ये सारा पैसा खर्च किया, मेहनत जानी कुर्बान, बेशुमार जाने कुर्बान की, ठीक, तो फिर अभी इतनी सी एक कोशिश जो आपने करनी है कि इसको स्टेबिलिटी देने के लिए आज उनके साथ आप अपना राब्ता कायम कर लें, तस्लीम ना करें। बेशक कहा यही गया है कि उसकी शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन आप उनके साथ बातचीत करें, उनको अबंडन न करें, उनको इन कांटेक्ट रहें। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके जो मुतालबात है और उनको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे ना, जाहिर है वो कैसे हुकूमत चलाएंगे। मैं इस पे दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ जैन साहब, मैं जरा हिलाली साहब को भी शामिल करूंगी। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, जो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने डिमांड की है दुनिया से कि इसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, क्या उनके इस डिमांड के बाद लोग इस चीज़ की तरफ राग़िब होंगे? आपको लगता है कि पाकिस्तान के कहने पर, अपील पर मदद की जाएगी अफगानिस्तान की? भाई ये क्या कह रहा है इमरान खान? इमरान खान कह रहा है कि गो एंड एम्ब्रेस द तालिबान, मगर फॉर्मली उनको ना रिकॉग्नाइज करें। ये कैसे हो सकता है? आप इनको एम्ब्रेस करें और उनको रिकॉग्नाइज नहीं करें? देखिए, मैं कब से कह रहा हूं ये कॉन्ट्रडिक्टरी ये सिचुएशंस ले रहे हैं। पाकिस्तान जो है हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है कि हम उनको रिकॉग्नाइज ना करें। ये शर्तें जो लगाए हैं ये अमेरिकनों ने लगाए हैं, उनके साथ दोहा अग्रीमेंट। ठीक है, हम चाहते हैं ये शर्त, ये चीजें हो। यस, वी वांट इंक्लूसिवनेस, ह्यूमन राइट्स, और हम नहीं चाहते कि उनका जमीन हमारे खिलाफ टेररिज्म में हो। मगर नहीं चाहना और रिकग्नाइज करना मुख्तलिफ चीजें हैं। शर्त नहीं लग सकते रिकग्निशन पे, इसलिए रिकग्निशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ टेरिटरी और वो कुव्वत जो आप अपने लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों इन पे है, दोनों तालिबान के पास है। मगर अब देखिए, वैसे तो इसने बड़ा सही कहा, बल्कि इमरान खान एक्चुअली जब वो बोल रहा था वो जज्बे में आके बड़ा अच्छा बोला। उसने कहा खुदा के लिए ये खत्म हो रहे हैं। 90% तो आज से बिलो द पॉवर्टी लाइन है, 90% नहीं है, 99% है बिलो द पॉवर्टी लाइन। खाना कब पहुंचेगा उनको? तुमने तो उनके पैसे पे बैठे हुए हैं। अकाउंट्स, किसी के अकाउंट्स खत्म हो गए उनके बैंक पे पैसे, और तुमने जब्त कर दिए। क्यों जब्त किए? माय गॉड, यू नेगोशिएटेड, पावर ट्रांसफर किया है और फिर जाके जब्त कर लेते, इसलिए कि आप शर्तें लगाना चाहते हैं। और आप जब इंक्लूसिव कहते हैं गवर्नमेंट को, फिर आप कहते हैं कारजाई को ले लो, अब्दुल्ला को ले लो, फलाने को ले लो। भाई ये तो दगाबाज चोर हैं सब। इन्होंने पहले हुकूमत के साथ मिलके क्या नहीं लूटा है? माय गॉड। और ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं इंस्टेबिलिटी। ये चाहते हैं कि फाइनली हम लोग सब डेस्परेट होके, जो हमारे पास है भी नहीं वो दे दे, बॉर्डर्स खोले, चीन से ले। ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, ये ब्लिंकन कह रहा है इसको हमारे दोस्त शाह महमूद कुरैशी को कि तुम जाओ हमारे तरफ से बात करो। वाह, क्या बात करेगा तुम्हारे तरफ से? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान को फिर फंसाने की कोशिशें हो रही हैं? लेकिन हिलाली साहब, आपने जो एक पॉइंट उठाया, मैं वो पॉइंट इमरान साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी। इमरान साहब,
ये तो एक फॉर्मल रिकग्निशन की बात हो रही, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो रिकग्नाइज तो दुनिया ने किया, इवन अमेरिका ने किया है, तो उनसे बातचीत की है ना। जब आप किसी को मानते हैं कि यस यू आर पावर, तो फिर ही आप उससे बातचीत करते हैं। तो ये तो एक फॉर्मल रिकग्निशन का मेरे प्रोसेस ख्याल है। में तो पूरी दुनिया ने तालिबान को तस्लीम कर लिया है ना? अब सिर्फ उसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब अगर ऐलान जितनी देर नहीं होता तो क्यों हम ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि शायद हमें कोई जल्दी है कि जल्दी से वो ऐलान कर दें। देखिए, इमरान खान साहब ने जो तकरीर में जो बातें की हैं उसमें कुछ ठीक है, लेकिन कुछ हिलाली साहब की बात ठीक है कि उनमें कंट्राडिक्शन भी है। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने ये कहा कि जी पश्तून कौम परस्ती थी जो थी वो तालिबान के साथ उसका बनी, भाई वो तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था, ये वजह नहीं थी कि आपने सिर्फ पश्तून कौम परस्ती की वजह से तालिबान का साथ दिया, वहाँ पे और बड़े उसकी वजूहात थी। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि आपको तो ये चाहिए कि आप दुनिया को छोड़ें, अमेरिका तो अपनी करेगा ना। आप खित्ते में देखें, चीन को, रूस को, ईरान को और सेंट्रल एशियाई रियासतों को साथ मिलाएं और कम से कम एक इत्तेहाद बना के मुतफिका तौर पे एक मौक़िफ़ अपना लें और उनको तस्लीम करने का ऐलान अगर आपने करना है तो वैसे अभी जब पीछे गए हुए थे तो उसका मकसद यही उसका मकसद उस तरह से हुआ नहीं ना। अभी आप उस तरह से कामयाब नहीं हो। आपको ये चाहिए कि बजाय इसके कि आप पूरी दुनिया में कोशिश कर लें, आप पहले खित्ते में देखें ना आप कहाँ कर सकते हैं। अमेरिका आपकी बात क्यों इतनी जल्दी मानेगा? आप तो खुद कहते हैं, अपनी इस तकरीर में कहते हैं कि जी अमेरिका जो है उससे पाकिस्तान को तो सारी कुर्बानियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी तो ज़बानी भी तारीफ नहीं किसी ने की, उसकी खिदमात को नहीं सराहा। तो बात ये है कि अमेरिका अभी तक फ़ोन तक नहीं किया और जाते हुए बताया तक नहीं। सबसे ज़्यादा इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो पाकिस्तान ने दी हैं। अफगानिस्तान में तो जंग थी ना, और उसके बाद जो सबसे मुतासिर हुआ पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। इकोनॉमी पाकिस्तान की मुतासिर हुई, दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ हुए, 80,000 जाने हमने गंवाई, 80,000 से ज़ायद जाने हमने गंवाई। तो बात ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आज हमें ही शक की निगाह से देखा जाए और ये सोचा जाए कि पाकिस्तान क्यों कि जी आप पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तानी हुक्मरानों का भी ज्यादा कसूर है। ठीक है, शुरू से हमने सिर्फ अमेरिका की बातें मान के, अमेरिका की बात मान के अपने अपने मफाद को नहीं देखा, हमने उनके मफाद की जंग लड़ी है। अगर हम अपने मफाद को देखते तो आज ये नौबत ना होती। जी हिलाल साहब, सीधी सादी बात है, ये कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना है। अब देखिए, ये जो मुल्ला अखुंद है जो उनका सरबराह है तालिबान का, और मुल्ला हसन जो हैं वो बड़े आइडियोलॉग्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम कोई आदमी जो एक दिन भी काम किया हो ये गनी के गवर्नमेंट और कारजाई के गवर्नमेंट हुकूमत में, हम उनको नहीं लेंगे। आप समझ गए? बिल्कुल ठीक, साफ जवाब दे दिया तो ना। इसके बाद उन और वो स्थानीय वो किधर है, वो क्या नाम है उसका, बरादर किधर है? हमने तो उसको देखा ही नहीं है 10 दिन से। वो किधर है? स्टानाज़ाई किधर है? इन्होंने तो निगोशिएट किया था, ये किधर है? देखिए, इन लोगों को वक्त चाहिए, दे नीड टू सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। इन लोगों के पास ग्रुपिंग्स हैं और ये सोच रहे हैं बिल्कुल क्या करना क्या नहीं करना। और वो हमें इमरान खान साहब ने भी ये बात की है कि उन्हें टाइम देना चाहिए, ठीक है, कि वो अपना इम्प्लीमेंट भी करें और फिर उसके बाद हम उनको जज करें। जनरल साहब, आप हमारे साथ तो मौजूद रहे, मैं आपसे सिर्फ लास्ट कमेंट इस पे ले लूँ। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल इंशाल्लाह सेटल हो जाएगी और फिर दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करने की तरफ जाएगी उसे? देखिए, ये जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि उनके पैसे रिलीज किए जाएं, जो कि बड़ी ज्यादती है कि अमेरिका ने रोके हुए हैं, और उस पर चाइना ने खास तौर पे चाइना ने भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा है कि ये रिलीज करना चाहिए, इसका कोई आपका राइट नहीं है। तो कम से कम ये कि उनको सांस लेने की गुंजाइश तो दे दी जाए कि वो अभी तो उनके हालात ऐसे हैं कि उनसे ये तवक्को करना कि वो फना हकूक दें, फना करें, वो करें, तो अभी तो उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। अभी सर्वाइवल की जंग है, खाद पहुंचाई जा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन पहुंचाया जा रहा है, ये उनकी अपनी इस्ताद जो है वो तो है ही कोई नहीं। तो इस वजह से, और फिर आप देखिए कि 6 लाख के करीब जो अमेरिकन इनकी आर्मी, पुलिस और वो छोड़ के गए इंटेलिजेंस वगैरह के लोग, वो आज 6 लाख लोग बगैर तनख्वाह के बैठे हुए। अमेरिका तनख्वाह दे रहा था उनको पे ही नहीं मिल रही। तो ये मसाइल पहले एड्रेस करने वाले हैं, पहले स्टेबल करना बड़ा जरूरी है, वरना तो वहाँ लोग क्राइम की तरफ चले जाएंगे। ट्रेंड लोग हैं,
और नेचुरली आज फौजी हैं, लेकिन ठीक। और इस तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने देखा कि तवज्जो भी दिलाई उन्होंने। होपफुली देखते हैं जी आगे दुनिया क्या मदद कर पाती है सिलसिले में अफगानिस्तान की। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह से मुलाकात और बात होती रहेगी, आपको प्रोग्राम में दोबारा भी दावत देंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। नाज़रीन यूँ लग रहा है कि मुल्क की सियासत में फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी सियासत में मुतहरिक होने का शायद फैसला कर लिया है, क्योंकि जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी थी उसमें वो शिरकत कर रही है, जबकि इससे पहले हम देख रहे थे कि वो इसका बॉयकॉट कर रही थी। इस पर जो PDM है, जिसमें ज़्यादा अब मेजर पार्टीज दो ही रह गई थी, एक मौलाना साहब और दूसरे PMLN, उनमें भी इस पर थोड़ी सा रिफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि मौलाना साहब ने भी इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है, नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब आप PDM का हिस्सा हैं तो फिर जो PDM पे फैसला होता उसके मुताबिक आपको जाना चाहिए था, हम तो नहीं इसमें शामिल हो रहे, तो आप क्यों शामिल हो गए हमें एतमाद में लिए बगैर। तो अब इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी अब क्या वो काम कर पाएगी जो हुकूमत चाहती है, और इसके साथ साथ ये भी कि जो PDM है फिर उसका मुस्तकबिल क्या हम खुदा हाफिज़ ही समझें। तो इस पर बात कर लेते हैं। पहले इमरान साहब आपका कमेंट लूँगी। इमरान साहब, मौलाना साहब का शिकवा तो जायज़ लग रहा है वैसे। देखिए समीना, मौलाना साहब का शिकवा जो है वो पहले पीपल्स पार्टी से था, और पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा था, वो ये समझते थे कि PDM अगर नाकाम हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी सियासत की बजाय पार्लिमानी सियासत को तरजीह दी, और मौलाना के कहने पे इस्तीफ़े नहीं दिए। अगर वो पहले हाथ ही इस्तीफ़े दे देते तो आज ये शायद हुकूमत ना होती, ये मौलाना फजलुर रहमान सोचते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब PDM से उन्होंने पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया तो अब उनका सारा तकिया था मुस्लिम लीग नून पे। अब मुस्लिम लीग नून के मामले पे देखें तो वो ये समझते हैं कि PDM जो है उसका फ़ैसला PDM के प्लेटफॉर्म पे ही होना चाहिए। EVM को लेके इंतखाबी इस्लाहात में बुनियादी चीज़ तो EVM ही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो मुस्लिम लीग नून में और हुकूमत में भी काफ़ी आपको पता है तल्ख कलामियाँ भी हुई, काफ़ी आपस में लेदे भी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ जो होता है, हमने पहले भी यहाँ कहा था कि मामला हल हो जाएगा। उसी तरह से अब इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी बनी तो मुस्लिम लीग नून ने उसमें कह दिया कि हम जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ की जहां बात चलेगी वहां मुफाहमत की बात चलेगी, वहां वो बात को हल करें, उस तरफ जाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब का जादू चला है। ये मियां शहबाज शरीफ की पॉलिसी है, और उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे इस तरह से करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, इस बात पे उनका गुस्सा तो जायज़ है अपनी जगह कि आपको अगर PDM का हिस्सा हैं तो आपको हमें मशवरे में लेना चाहिए, लेकिन क्या PDM में मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है उसका उतना हिस्सा जितना PDM में, क्या पार्लिमान में भी उतना है? कौमी असम्बली की अगर हम बात करें पार्लिमानी तौर पे तो सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, और आखिर में मौलाना फजलुर रहमान की जमात के बहुत कम लोग हैं। लिहाजा मैं आपसे फिर ये कहता हूँ कि ये सब सियासी जमातें अपना अपना मफाद देखेंगी कि इसमें किसको कितना मफाद है। और चूंकि मौलाना साहब खुद पार्लियामेंट में नहीं है तो जो भी पार्लियामेंट की सियासत करता है मौलाना साहब को अच्छा नहीं लगता। सारे पार्लियामेंट से बाहर आ जाए। मौलाना साहब जो हैं वो तो इसमें है कि जितनी जल्दी भी नए इलेक्शन हो, और उनको उन्हें पार्लियामेंट में आने की जल्दी है, वो दोबारा जल्दी से सब निकलेंगे तो वो आएंगे पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। लाली साहब, आपका क्या ख्याल है सर, क्या अब ये बैठ भी जाएंगे PMLN इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में, तो क्या हो जाएगी ये रिफॉर्म्स जो चाहते हैं गवर्नमेंट? देखिए ये जो हो रहा है ये PDM तो खत्म हो गई ना अभी, माने अब तो नून भी अलग हो गया है मौलाना से। भाई मौलाना साहब को समझना चाहिए कि ये मेजर पार्टीज ये इनके पास इसलिए जाते हैं कि ये एक क्राउड प्रोवाइडर है, ये क्राउड ले आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये फी चार्ज होता है या नहीं चार्ज होता है, मगर इनका काम सिर्फ एक है कि क्राउड ले आओ, और जब क्राउड की ज़रूरत नहीं होती है तो फिर ख़त्म हो जाता है, इनकी फिर ज़रूरत नहीं होती है। और बिल्कुल सही, इनका क्या रिप्रेजेंटेटिव है, 6-8 सीट्स हैं इनके, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने तो पहले दिन से कह रहा है, आपको याद होगा फुस, मैं कह रहा था ये होल थिंग इज फुस, और देखिए कैसे एक एक को छोड़ के जा रहे हैं। और लगता ऐसा है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा डांटा है अपने बड़े भाई को
कहा है कि तुमने क्या क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई पता ही नहीं है इधर क्या हो रहा है, और मुझ पे तुम सवार हो गए हो, वो जावेद लतीफ़ और फिर उसके बाद ये मरियम, तो पता नहीं शायद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया था। बहरहाल जो भी हुआ सबक तो मिल गई उसको, और हो सकता है पाँव पकड़ के ही मना लिया हो, क्योंकि उस वक्त वो कह रहे थे पाँव भी पकड़ लूंगा, उस वक्त वो कह रहे थे पाँव भी पकड़ लूंगा, हो सकता है डांटने के बजाय पाँव ही पकड़ लियो। लेकिन हिलाली साहब ये रिफॉर्म्स का क्या होगा, व्हाट डू यू सी? What do you mean? इलेक्शन जी बिल्कुल आना चाहिए। नहीं मैं ये कह रही हूँ PMLN अब बैठ तो रही है उस कमेटी में जो रिफॉर्म्स की कमेटी है, तो उस पे क्या एग्रीमेंट हो जाएगा इनका गवर्नमेंट के साथ, या फिर गवर्नमेंट ऑपोजिशन की मान लेगी? व्हाट डू यू सी? नहीं, ये शायद नहीं हो एग्रीमेंट। बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया समीना। शायद ये वजह ये हो कि दोनों कहें कि अगले नेक्स्ट इलेक्शन के लिए शायद वो इलेक्शन कमिश्नर में भी आके सीधा बात करके कहा माफ करिए हमारे पास टाइम नहीं है, माफ करिए गलती हो गई, पहले मैं कोशिश करना था, प्रोटेस्ट रहना, मगर आई डोंट नो द आंसर। मगर डेफिनेटली एक चीज तो ये बता रहा है कि ये मुफाहमत की पॉलिसी अब आगे बढ़ रही है, एंड आई एम ग्लैड, और पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए। वैसे कल तो हम इमरान साहब ये डिस्कस कर रहे थे कि मज़ामत की पॉलिसी आगे बढ़ रही है, आज हम देखिए गुजारिश ये है कि ये जो मामला है ना, हुकूमत जो है, हुकूमत को अंदाजा हो गया अच्छी तरह से कि वो जितनी हट धर्मी हुकूमत की तरफ से थी इंतखाबी इस्लाहात और EVM को लेके, तो उन्हें पता चल गया कि अपोजिशन के बगैर ये काम हो नहीं सकता। लिहाजा एक तो आपको मैं अंदर की बात बता दूं कि हमारे वाकफान हाल के मुताबिक तो हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफिस से भी अपने मामला पहले से बेहतर कर लिए। अच्छा। हाँ, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से मामला को बेहतर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि अपोजिशन को साथ लेके तो फिर इस तरह से फैसला किया जाए कि कल को सब कुछ मशकूक ही ना हो जाए। आप देखिए इसीलिए शिबली फराज साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन कमीशन को या अपोजिशन को हमारी बनाई हुई मशीनें पसंद नहीं है तो हम उनसे दस्तबरदार हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वाबदीद चीफ इलेक्शन कमीशन की है तो वो अपनी मर्जी से जहां से मर्जी बनवा ले। इंडिया उन्होंने दे दिया कि वो दस्तबरदार दे दिया है कि वो पीछे हट गए। तो इस तरह से अब ये है कि मामला। अच्छा, वैसे इसमें डबल फायदा होगा ना गवर्नमेंट को, अगर हो जाती इस्लाहात तो तब भी उन्हें मेडल्स मिल जाते कि जी कर ली, और अगर नहीं भी हुई तो तब भी उन्हें नंबर तो मिल जाएंगे कि देखें जी हमने तो पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर ऑपोजिशन नहीं मानी, इलेक्शन कमीशन नहीं माना, हम अकेले क्या करते। सबीना सिर्फ बातों से नंबर होते नहीं। अच्छा, सियासत नहीं वो मशीन में बनाई थी, बस वो आप अपनी आपकी मर्जी है ना। लेकिन सियासत जो है ना उसमें बातों से सिर्फ बातें नहीं होती, आपको अमलन कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर आप अमलन डिलीवर नहीं करते तो एंड ऑफ द डे आपके ये देख लें लाले साहब, इमरान साहब कितनी जाती कर रहे हैं। एक तो वो पहले इस्लाहात होने नहीं दी, अब कह रहे हैं आप कर नहीं सके। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप जैसे सियासतदान, आप जैसी सियासतदान, माय गॉड, पार्टी लीडर हूँ मैं, आपको दावत दूँ। हिलाली साहब थिंकिंग और रीजनिंग देखिए कैसा। हिलाली साहब मैं तो कहता हूँ हम लोग साथ बैठने का, हिलाली साहब मैं तो कहता हूँ हम दोनों जो है ना ये कोशिश करें कि समीना भी अगली दफा पार्लियामान में ही चली जाए, कौमी असेंबली की मेंबर बन जाए। लेकिन मैं प्रोग्राम की जान नहीं छोड़ूंगी। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।